हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया कि इस चैनल पर हर रोज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। चलो आज केमिस्ट्री का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाल्टन एटॉमिक क्या है थ्योरी है। ठीक है, तो पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझने से पहले इसका मेन पॉइंट समझते हैं कि इस थ्योरी की वजह से क्या मतलब हमें समझ आया, अच्छी तरह से किस किस चीज के बारे में हमें क्या होगा, ज्ञान होगा। ठीक है, तो ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो चलो हेडिंग डाल ही लो, डाल्टन एटॉमिक क्या होगा, थ्योरी होगा। उससे पहले थोड़ी सी एक बात करते हैं, मैं आपको मतलब इसका ओवरव्यू देता हूं। एक्चुअल में इस थ्योरी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इस थ्योरी से हमें क्या पता चलेगा, ये सब कुछ थोड़ा सा क्या है, पहला छोट सा मतलब थोड़े से टाइम में इसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग डाल लो, डाल्टन एटॉमिक क्या होगी, आपकी थ्योरी होगी। ठीक है, तो उसके बाद मान लो क्या है, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गई। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम से क्लियर हो रहा है किन्होंने दी होगी, जिनका नाम था जॉन क्या था, डाल्टन था। ठीक है, कब दी थी, मान लो 1808 में आपको क्या थी, ये थ्योरी तक क्या डाल्टन साहब ने की गई थी, इन्वेंट की थी। ठीक है, तो क्या मतलब इस थ्योरी से सर हमें क्या पता चलता है, मान लो इस थ्योरी से आपको क्या क्या क्लियर होगा। एक्चुअल में इस थ्योरी की वजह से ही आपका जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, एटम है, वो क्या हुआ, डेवलप हुआ। सर ये क्या बोल रहे हो, हाँ इसी क्या एक पॉइंट है जिसकी वजह से ही आपका पूरा जो मान लो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है सेकंड, वो इसकी वजह से ही क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में उस मान लो पूरे मान लो जो एटम का स्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने का सबसे पहला मान लो ये क्या थी, थ्योरी थी, जिसकी वजह से ही आपका क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, डेवलप हुआ। सर एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कौन सा बोल रहे थे कि भाई दूसरा भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मान लो मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे पीछे। ठीक है, जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो भी लॉ पढ़ाए हैं वो सभी इस थ्योरी से क्या होते हैं, अच्छी तरह से हमें क्या आते हैं, समझ आते हैं। ठीक है, तो क्या मान लो सर बोल रहे हो, एक बार फिर से रिपीट कर दो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है इस थ्योरी में मान लो हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसके कारण वो जो लॉ हमने पढ़े हैं वो अच्छी तरह से क्या आते हैं, समझ आते हैं। तो इसका मतलब ये थ्योरी उस लॉ को भी क्या करती है, कोरिलेट करती है, जो हमने क्या किए थे, मान लो पिछली वीडियो में क्या किए थे, स्टडी किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। मान लो पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसमें वन बाय वन मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डाल्टन थ्योरी की वजह से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और साथ के साथ मान लो इसी थ्योरी के कारण मान लो जो हमारे लॉज थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो भी हमें अच्छी तरह से क्या आए, समझ आए। ठीक है, तो उसके बाद मतलब जब मैं ये थ्योरी समझा दूंगा, मतलब ये एक्चुअल में एक थ्योरी नहीं है, एक्चुअल में इससे भी मान लो जेईई मेन में आपका मान लो 2020 अराउंड मान लो एक क्वेश्चन आया था, वो सिंपल इस थ्योरी के क्या था, बेस्ड पर था। ठीक, मान लो क्वेश्चन भी आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जो टोटली इसके बेस्ड पर क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो मान लो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस थ्योरी को। तो सबसे पहले इसके क्या लिखो, पोस्टुलेट्स लिखो। ठीक है, पोस्टुलेट्स मतलब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। चलो वन बाय वन लिखते हैं, और साथ साथ में जो मैंने आपको सबसे पहले ओवरव्यू दिया उसको भी एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो लिखो सबसे पहले पहला पॉइंट, ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है कि भाई ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल
कॉल्ड एटम। तो मतलब क्या कि जो मान लो आपका कोई भी मैटर है ना, दुनिया के ऊपर कोई भी चीज है, मैंने आपको पढ़ाया कि मैटर का मतलब आपको पता ही होगा कि दुनिया के ऊपर कोई भी चीज है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे मैं हूं, आप हो, मान लो टेबल है, कुर्सी है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल क्या होगा, इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, मान लो क्या है, जो एटम है वो किससे बने हैं आपके, मान लो स्मॉल इंडिविजुअल, मान लो सबसे छोटे एटम, सॉरी मैटर जो बना है वो किससे बना है, मान लो सबसे छोटे पार्टिकल, मान लो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसे, मान लो उससे बने हैं, जिसका नाम क्या है, एटम है। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ो, ये आपकी पहली स्टेटमेंट थी। तो इससे समझ आता है कि भाई एक्चुअल में इन्होंने मान लो कह दिया कि भाई एटम जो होता है उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसी की वजह से मैं बोल रहा था ना कि आपको मान लो पिछला मैंने आपको जो स्टार्टिंग में मैंने ओवरव्यू दिया कि इसमें क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, ये डाल्टन साहब ने क्या कहा कि भाई एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना, जहां से पढ़ सकते हो आप। मतलब क्या है कि भाई मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल क्या होगा, पार्टिकल होगा। कि भाई जो मैटर है वो क्या बना हुआ है, मतलब एक इंडिविजिबल पार्टिकल जिसका नाम एटम है उससे बना हुआ है। तो इसका मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जिसकी वजह से मान लो अगले साइंटिस्ट आए, जैसे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, बोहर आए। ठीक है, उसके बाद क्वांटम मान लो थ्योरी चली आपकी, जिसमें क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब क्या थे, इसकी वजह से ही आए थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि भाई जो एटम होता है वो सबसे छोटा क्या होता है, किसी मैटर का क्या होता है, पार्टिकल होता है। तो इसका मतलब इन्होंने कह दिया कि भाई एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो एक्चुअल में एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तो इसी की वजह से जब उन्होंने स्टडी किया तो बताया कि भाई एटम में भी फर्दर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो शायद आपको पता भी हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सभी क्या होते हैं, इसमें पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि नया मतलब चैप्टर डेवलप हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ध्यान से पढ़ो कि क्या, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे उनका मास सेम होता है, साइज सेम होता है, शेप सेम होती है, और साथ ही साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार अच्छी तरह से रिपीट करके बताओ। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर, मान लो मैं सोडियम है ना, ये क्या है, मान लो एक सोडियम का बड़ा सा क्या है, ब्लॉक है, मान लो उसका मैंने एक छोटा है ना, इतना बड़ा ब्लॉक है सोडियम का, उसका मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इसे मैं क्या कह दूंगा, मान लो उस मैटर के छोटे से टुकड़े को मैंने क्या कह दिया, एलिमेंट कह दिया। तो वो क्या बोल रहे हैं, मान लो डाल्टन साहब क्या बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट है उसमें जो एटम होते हैं ना, एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर, मतलब क्या है कि एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, सभी सेम होंगे। मतलब क्या कि भाई सोडियम के अंदर जो भी मान लो ये एलिमेंट लिया है, इसके जो भी एटम होंगे, ठीक है, इसके अंदर हमें पता है सर बहुत सारे एटम होते हैं, किसी मान लो कोई चीज ले, सब्सटेंस ले, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एटम होते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे एटम होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो किसी मान लो सेम एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, मान लो जैसे मान लो मैंने दो एटम लिए, एक और दो, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी सेम होंगी, इनका मास सेम होगा, इनका क्या है मतलब साइज सेम होगा, इनकी शेप सेम होगी। अगर इनको किसी और तीसरे एटम से रिएक्ट कराया जाए ना, इसकी रिएक्शन कराई जाए तीसरे एटम के साथ, वो भी इनकी क्या होगी, सेम टाइप की क्या करेंगे, रिएक्शन
करेंगे। ठीक है, तो ये उनका क्या था, दूसरा पॉइंट था कि भाई जो उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आपको समझ आया ही होगा। अब तीसरे पॉइंट की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई दूसरा पॉइंट हमें पता चल गया कि भाई जो भी एलिमेंट है उसके जो भी एटम है उनकी सभी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो सर दो ही टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब साइज, शेप, मास हो गया, ये सब मतलब उन एटम का क्या होगा, सेम होगा। साथ के साथ दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है सर, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब दोनों क्या करेंगे, मतलब जो एटम हमने एक एलिमेंट के लिए वो दोनों सेम तरीके से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, दूसरा क्या था, मतलब पॉइंट्स था, या दूसरा क्या था, मतलब पोस्टुलेट्स था। ठीक है, तो मान लो पोस्टुलेट्स भी कहते हैं इसको, तो यहाँ पे पोस्टुलेट्स भी लिख लो। उसका तीसरा लिखो, ठीक है, ये उसका क्या था, मान लो तीसरा पॉइंट था डाल्टन साहब का। वो क्या कहते थे कि भाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब क्या, मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक मान लो सोडियम का एलिमेंट ले लिया, एक मैंने मान लो पोटेशियम का क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, यही बोल रहे देखो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट मतलब मान लो अलग अलग मान लो एलिमेंट हो गए। मान लो एक मैंने क्या लिया, सोडियम का टुकड़ा लिया, ये आपका क्या है, सोडियम का टुकड़ा हो गया। तो एक मैंने किसका टुकड़ा ले लिया, मान लो पोटेशियम का क्या ले लिया, टुकड़ा ले लिया। तो उन्होंने कहा कि जब आप दो डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हो और उनके एटम की बात करते हो ना, सभी मुझे पता है सर, सभी जो एलिमेंट होंगे, मतलब जो टुकड़ा लिया है उसमें n नंबर ऑफ एटम होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक एटम इसका निकाले, मान लो सोडियम का निकाला एक एटम इधर से निकाला पोटेशियम का। उन्होंने कहा कि भाई जब इनको मैं स्टडी किया, मतलब उन्होंने जब इसको स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि भाई इनका मास, मान लो इन दोनों एटम्स का क्या होगा, मान लो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब इनकी शेप अलग अलग होगी, इनका साइज अलग अलग होगा, इनका एटॉमिक मास क्या होगा, अलग अलग होगा। और साथ के साथ जब इन्हें रिएक्ट कराएंगे, मान लो सोडियम को रिएक्ट कराएंगे वो मतलब रिएक्शन करेगा, पोटेशियम को रिएक्ट कराएंगे वो अपनी क्या है, अलग रिएक्टिविटी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या कि इनकी सभी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, मतलब बिल्कुल क्या सेम उनकी प्रॉपर्टीज नहीं होती। ठीक है, तो ये उनका क्या था, मान लो तीसरा पॉइंट था कि भाई जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट ले और डिफरेंट एलिमेंट के क्या ले, मान लो एटम ले, दोनों के एक एटम ले, मतलब एक नहीं कोई भी एटम लो, मतलब जब एटम कंसीडर करें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास अलग अलग होगा, मान लो साइज, शेप सब कुछ अलग अलग होगा। और साथ के साथ उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या कि जो रिएक्ट करेंगे उनके रिएक्शन करने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, तीसरा पॉइंट था। वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर अगली बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद अगले पॉइंट लिखते हैं कि भाई चौथा पॉइंट क्या है, मतलब टोटल 8 पॉइंट है, 3 पॉइंट तो आपको समझ आ ही गए होंगे कि भाई क्या 3 पॉइंट थे डाल्टन एटॉमिक क्या है थ्योरी के। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखो, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, पॉइंट है। सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, ध्यान से पढ़ोगी भाई। क्या कहता है, कहता है कि भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब सर, कि जब कोई केमिकली रिएक्शन होती है, जैसे मैं मान लो कि भाई ए और बी को क्या कर रहा हूं, रिएक्ट कर रहा हूं ना, ए और बी को क्या कर रहा हूं, रिएक्ट कर रहा हूं। तो क्या कह रहे हैं वो कि भाई जो एटम होता है, मान लो ए भी एक एटम होगा, मान लो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, मान लो बी भी एक एटम होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जब भी कोई दो बंदे रिएक्ट करते हैं, मान लो वो रिएक्शन में सबसे छोटा बंदा क्या होगा, हमेशा
ज्यादा से ज्यादा सबसे छोटा कौन होगा, एटम सबसे ज्यादा क्या होगा, छोटा क्या होगा, बंदा होगा, या छोटा क्या होगा, मान लो कह सकते हो सब्सटेंस होगा जो उस रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी एटम मान लो रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब एटम हमेशा किसमें रिएक्ट करेगा, होल नंबर में रिएक्ट करेगा। क्यों सर होल नंबर में क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई जो भी मान लो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सबसे छोटा मान लो जो पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो क्या है, एटम है। तो इसका मतलब एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, उसको और छोटा नहीं करा जा सकता कि भाई मान लो जब एटम की बात करोगे तो एक एटम मतलब सबसे छोटा मतलब एक एटम मान लो दूसरे एटम से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इससे ये समझ आता है कि भाई मैं बोलूं कि 0.5 एटम और 0.7 एटम से कंबाइन कर सकता है, तो इसका मतलब ये मान लो जो मैं अजम्पशन ले रहा हूं वो डायरेक्टली क्या हो गई, फेल हो गई अकॉर्डिंग टू क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्या हो गया, डाल्टन थ्योरी। तो डाल्टन साहब ने यही तो कहा कि भाई एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो मतलब इसका एटम रिएक्ट किया, मान लो ए का एक एटम रिएक्ट किया, या मान लो 2 एटम रिएक्ट किए या 3 एटम रिएक्ट किए, क्योंकि एटम ही सबसे छोटा है जो क्या रिएक्शन में करेगा, पार्टिसिपेट। एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब एटम को पॉइंट्स में नहीं लिखा जा सकता, एग्जैक्ट वैल्यू में लिखा जा सकता है। जैसे एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, तो इसका मतलब ये सभी क्या है, एटम ही तो है। तो इसका मतलब जब भी एटम रिएक्ट करेगा वो हमेशा किस में रिएक्ट करेगा, इंटीजर में रिएक्ट करेगा या सिंपल नंबर में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। वो कभी भी उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता का मतलब उसे पॉइंट्स में नहीं लिखा जा सकता। अगर पॉइंट्स में नहीं लिखा जा सकता तो इसका मतलब जो एटम होगा वो हमेशा किस में रिएक्ट करेगा, इंटीजर में रिएक्ट करेगा। जैसे एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम ऐसे रिएक्ट करेगा। तो भी सिंपल सी बात है कि अगर इंटीजर में रिएक्ट करेगा तो मान लो अगर ए और बी रिएक्ट किए और इनका कंपाउंड बना ए बी, तो मुझे पता है सर ये भी इंटीजर में रिएक्ट किया, ये भी इंटीजर में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई एटम से छोटा, एटम को और छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर इसका मतलब एटम एक एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट हो गई। तो मुझे पता है सर इसके मान लो ए के एक एटम यूज किया, बी का एक एटम यूज किया, तो उसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, 1:1 में कन्वर्ट हो गए। सर ऐसा ही होगा हमेशा कि ए का 1 बी का 2? नहीं सर, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मान लो ए का एक एटम रिएक्ट किया हो, बी के 2 एटम रिएक्ट किए हो, तो मुझे पता है कि भाई बी के 2 एग्जैक्ट किए होंगे, ए का एक क्या किया होगा, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब फिक्स्ड एक ही रिएक्ट किया होगा, इसका फिक्स्ड 2 ही रिएक्ट किया होगा, तो कंपाउंड क्या बना होगा, 2, मान लो ए बी 2 बना होगा। तो इसका मतलब इसका एक एटम और इसके कितने एटम, 2, तो इसका मतलब इनकी रेशो जो बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, सिंपल होल नंबर क्या बनेगी, रेशो बनेगी। इस पॉइंट से ये क्लियर होता है। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी तो यही थे कि जब रिएक्शन होती है तो आपने जब भी जो सारे लॉ पढ़े होंगे, डेफिनेट पढ़ा होगा प्रोपोर्शन, चाहे मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा हो, चाहे आपने मान लो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ा हो, उसमें भी तो यही बात होती है कि जब एटम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद एक्चुअल में उनकी जो रेशोज आती हैं वो सिंपल होल नंबर रेशो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। यही सभी लॉ इनडायरेक्टली क्या होता है, हमें बता रहे हैं। तो जहां से देखे इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि भाई एटम हमेशा सिंपल इंटीजर में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि भाई एटम ही एक ऐसा पार्ट है सबसे छोटा जो मान लो क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो सिंपल सी बात है कि एक एटम रिएक्ट करेगा या 2 एटम रिएक्ट करेंगे या 3 एटम, इसका मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, चौथा मान लो पोस्टुलेट था या चौथा पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ही सारे लॉज क्या हुए, एक्सप्लेन हुए ना। इस पॉइंट की वजह से ही सारे लॉ एक्सप्लेन हो जाते हैं कि भाई सारे लॉज एक्चुअल में क्या है, यही क्या है, लॉ है कि भाई सिंपल होल नंबर रेशो में सभी क्या आती हैं, रेशोज आती हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट भी इन्होंने एक्सप्लेन किए बाद में, पहले तो इस पॉइंट से ये सारी बातें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। चलो अगली बात करते हैं। चलो अगली बात करें, उसके बाद 5वां पॉइंट है ठीक है, ये उनका क्या था, 5वां क्या था, पॉइंट था
तो सर ये क्या है, उन्होंने क्या कहा कि भाई एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, मतलब चाहे सेम एलिमेंट के एटम ले चाहे डिफरेंट एलिमेंट के एटम ले, वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या सर, कंपाउंड एटम का मतलब क्या, कि जब उन्होंने ये थ्योरी दी थी उन्हें पता नहीं था कि भाई जब एटम कंबाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो आपको तो पता ही होगा कि जब एटम कंबाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं ना, ए और बी जब कंबाइन करते हैं तो मतलब ये भी एक एटम, ये भी क्या हो गया, एक एटम हो गया। तो मुझे पता है सर जब दोनों कंबाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उनको उस वक्त नहीं पता था कि इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है या कहा जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया कि भाई दोनों रिएक्ट किए, एक नई चीज बनी, तो नई चीज को उन्होंने कह दिया कंपाउंड। तो कंपाउंड का क्या कह दिया, एटम कह दिया, कि नया कंपाउंड का एटम बना है ना। कुछ भी हो सकता है वो, मान लो ए और बी, यहाँ पे मैं ए और बी ले सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट वो कंसीडर कर सकते थे, वो रिएक्ट किए और उनका कुछ ना कुछ क्या कि भाई नया मान लो एलिमेंट मान लो बना होगा, उसने मतलब उन्होंने उस मान लो जो नई चीज बनी उसे क्या कहा, कंपाउंड एटम। वो एक्चुअल में बाद में उसे क्या कहा गया, मॉलिक्यूल कहा गया। तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी कंपाउंड एटम या कंपाउंड वर्ड लिख रहे हैं उसका मतलब एक्चुअल में क्या है, मॉलिक्यूल ही है। तो मॉलिक्यूल जब मतलब इकट्ठे होते हैं, अब मैं मतलब आपको अच्छी तरह समझा दूं कि भाई कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है, ये भी मैंने वैसे पीछे पढ़ाया है कि भाई कंपाउंड जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एन नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब कंपाउंड का छोटा पार्ट कौन होता है, मॉलिक्यूल है ना। एलिमेंट का छोटा पार्ट हम कह सकते हैं कि क्या होता है, एटम क्या होता है, एलिमेंट का छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये मान लो कंपाउंड हो गया, ये मान लो क्या है कि भाई कंपाउंड एटम, कंपाउंड एटम मतलब ये क्या हो गए, मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल हो गए और मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो ये उनका चौथा पॉइंट था कि भाई चाहे मान लो सेम एलिमेंट के एटम लो चाहे डिफरेंट एलिमेंट के एटम लो, वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। कंपाउंड एटम मतलब मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये उनका क्या था, पांचवा पॉइंट था, इससे भी लिख लो। उसके बाद आपका क्या है, छेवां पॉइंट है। छेवें पॉइंट की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ये उनका अगला पॉइंट था। टू एटम्स ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट। ठीक है, तो फिर से एलिमेंट अलग भी हो सकते हैं, मान लो सेम भी हो सकते हैं। टू एटम्स ऑफ क्या होगा, एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन ऑलवेज सिंपल होल नंबर क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक्चुअल में ये पॉइंट क्या कहता है कि दो एटम लो, चाहे वो सेम एलिमेंट के लो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के लो, वो जब कंबाइन करेंगे तो एक्चुअल में वो कैसे कंबाइन करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो जर यही तो आपका मान लो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी यही होता था कि भाई उनकी जो रेशियो आती है ना, मान लो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड मान लो बर्निंग ऑफ कोल से बनाए चाहे रेस्पिरेशन से, उनमें जो एलिमेंट की रेशियो आती है वो हमेशा क्या आती है, सिंपल होल नंबर क्या आती है, रेशियो आती है। तो ये भी तो वही बात कर रहा है कि जब दो एटम कंबाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। तो मॉलिक्यूल तो बना और उनके में जो रेशियो आ रही है, मान लो एलिमेंट की रेशियो आ रही है, वो सिंपल होल नंबर क्या आ रही है, रेशियो आ रही है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, लॉ ऑफ क्या है, डेफिनेट क्या है, प्रोपोर्शन की ही बात है। ठीक है, तो ये आपका अगला पॉइंट था। अगले पॉइंट की क्या है, बात है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब ऐसे अच्छी तरह से लिख लो, टू एटम ऑफ क्या होगा, सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, है ना। मान लो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं दो एटम और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, आर कंबाइन विद ईच अदर इन ऑलवेज सिंपल होल नंबर क्या होगी, रेशियो होगी। ठीक है, तो इसे उतारो, फिर अगले पॉइंट्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। हो गया, ठीक है। तो मान लो कि भाई उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, मान लो 7वें पॉइंट की बात करते हैं।
ठीक है, ये आपका क्या था, अगला पॉइंट था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन क्या होगा, वन कंपाउंड होगा। क्या मतलब सर कि भाई बोल रहे हैं कि भाई जो मान लो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है जब वो कंबाइन करते हैं, मतलब वो कंबाइन क्या कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट रेशियो में भी कंबाइन कर सकते हैं। तो जब डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, एक से ज्यादा क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, तो सर यह तो सेम टू सेम किसके जैसा लग रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के जैसा लग रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी तो यही था कि जब एटम कंबाइन करते हैं एक से ज्यादा क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, और उनमें जो रेशो आती है एलिमेंट के वो क्या आती है, सिंपल होल नंबर क्या आती है, रेशो आती है। इसमें भी यही है कि जैसे मान लो कि भाई दो मान लो एटम कौन कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो सर हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करें एक तो वो क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं इन डिफरेंट रेशो, मतलब डिफरेंट रेशो मतलब इसमें देखो मान लो दो एलिमेंट की रेशो अलग है, इसमें क्या है, दो एलिमेंट की रेशो अलग है, तो जो वो क्या करते हैं, दो से ज्यादा क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें एलिमेंट की रेशो की बात करें तो सर कितनी है, 12:16। इसमें एलिमेंट की रेशो की बात करें तो 12 रेशो कितनी है, 32 है। तो देखो डिफरेंट रेशो में दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं जिसमें मान लो क्या है, एक से ज्यादा क्या बन रहे हैं, आपके कंपाउंड बन रहे हैं। एटम सेम है बट एक से ज्यादा क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो यही कुछ सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कहता था कि भाई ये मान लो दो से ज्यादा एलिमेंट बनाते हैं और इनकी रेशो क्या होती है, सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशो होती है। तो यहां से भी देखोगे तो होल नंबर रेशो ही आ रही है। देखो 3 रेशो कितना आ रहा है, मान लो 4 से जाएगा ना, 4 हाँ मतलब 4 चौके 16 हो गया ना, 4 तिये 12, 4 चौके 16 हो गया। तो इसका बनाए 3 रेशो, मान लो 4 तिये 12, 8 चौका कितना हो गया, 32 हो गया। तो देखो इनकी रेशो क्या आ रही है, सिंपल होल नंबर क्या आ रही है, रेशो आ रही है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। तो इसका मतलब इस पॉइंट से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का, उसे एक्सप्लेन करते हैं। चलो 8वां पॉइंट है, उसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई एटम ठीक है, ये इस थ्योरी का क्या था, लास्ट पॉइंट था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, है ना, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एटम को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या, एटम फिक्स है, एटम फिक्स है मतलब किसी मान लो उन्होंने कहा था ना कि एक मैटर के अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट से क्या क्लियर हो गया कि भाई एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तो इसका मतलब एटम का मास जो होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा ना। एटम का मास जो होगा फिक्स होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मास सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या कि जब वो केमिकल रिएक्शन होगी तो एटम तो उसमें भी क्या है कि भाई नया नहीं बनाया जा सकता या उसे तोड़ा नहीं जा सकता। एटम कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो उनके मास हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स ही रहेंगे, मास कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर होता है कि भाई एटम जो होता है वो ना बनता है ना खत्म होता है, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। एटम एटम ही रहता है। अगर वही रहेगा तो उसका मास भी कभी भी चेंज नहीं करेगा। ना तो एटम नया बना तो इसका मतलब ना तो मास नया प्रोड्यूस हुआ, तो ना ही एटम क्या होता है, खत्म होता है। तो खत्म नहीं होने का मतलब ना ही वो मास उस एटम का कभी भी क्या होगा, खत्म होगा। तो सर यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब मास था कि भाई मास को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना कभी खत्म किया जा सकता है जब हम क्या करते हैं, केमिकल क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो यही ये पॉइंट जो है ये किसको एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो यहां से आपको समझ आया ही होगा कि एक्चुअल में ये थ्योरी से हमें दो चीजें सीखने को मिली। एक मान लो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्चुअल से इसी थ्योरी के कारण आगे चला। क्यों चला, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हर एक एटम का, हर एक मैटर का। तो उससे क्या हो गया, मान लो हर एक साइंटिस्ट के मन में आ गया कि मान लो चेक करके देखते हैं कि एटम के अंदर भी कुछ होता है या नहीं होता, या फिर वही सबसे छोटा क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, तो वो उसके कारण ही क्या बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बन गया। तो दूसरे जो मैंने लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन किए कि भाई एटम जो होता है वो
आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर रिएक्शन में सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा तो इसका मतलब क्या कि भाई एटम हमेशा रिएक्शन में क्या करेगा, इंटीजर मतलब इंटेग्रल वैल्यू में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, क्योंकि उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर एटम एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी जो रिएक्शन में रिएक्ट करेगा। तो अगर एटम एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो एटम की जो रेशो आएगी जब कोई मान लो मॉलिक्यूल बनेगा, उनकी रेशो भी हमेशा क्या होगी, आपकी फिक्स होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, जिससे हमें क्या हो गया, मतलब चीजों के बारे में पता चला, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लॉज के बारे में क्या चला, पता चला। ठीक है, तो उसके बाद लिमिटेशन की बात करते हैं कि भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी। उसके बाद इसकी मॉडर्न मान लो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जब इसकी लिमिटेशन आई और उसके बाद मान लो इससे जो पॉइंट इसमें थोड़े गड़बड़ा रहे थे उसको क्या किया गया, ठीक उनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलो उसके बाद अगला पॉइंट डालो, मतलब हेडिंग डाल लो, ये तो हो गए इंपॉर्टेंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट। उसके बाद क्या है, लिमिटेशन है ना, उसके बाद पॉइंट डालो हेडिंग लिमिटेशन ऑफ क्या होगा, डाल्टन थ्योरी होगा। पहली लिमिटेशन है ठीक है, ये पहली लिमिटेशन थी। क्या सर ये लिमिटेशन, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इनके जो पोस्टुलेट थे उनसे मतलब इनडायरेक्टली क्या एक्सप्लेन हो रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन कर रहे थे सर उसे, उसके बाद लॉ ऑफ मान लो डेफिनेट प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन हो रहा था, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन हो रहा था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी इस थ्योरी से क्या होता है, एक्सप्लेन होता है। आप जब मान लो ये लॉ की वीडियो देखोगे पिछली वीडियो में तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में वो मान लो सारे लॉज जो हैं वो किसकी बात करते हैं, मान लो होल नंबर रेशियो की है ना, मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को छोड़ दें, वो तो हमें पता है कि मास की टर्म में बात करता है कि मास जो होता है कंजर्व होता है। बाकी सारे जो तीनों लॉ है वो एक्चुअल में क्या बात करते हैं कि भाई एटम की जो रेशियो होती है, जो कंबाइन कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होती है, सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशियो होती है। तो ये वाली थ्योरी ये बताती है कि भाई एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल जो हमेशा क्या करेगा, सिंपल होल रेशियो, सिंपल मान लो जब एटम कंबाइन करेगा तो एक एटम मान लो दूसरे एटम से कंबाइन करेगा, तो अगर एक करेगा तो इनकी जो मान लो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, मान लो होल नंबर में क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, मान लो पॉइंट थे। तो ध्यान से देखो, यही थ्योरी कह रही है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास। तो जो मैंने आपको पहले समझाए चार्ज और रेसिप्रोकल तक, मान लो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास कहते हैं। तो बाकी जो दो लॉ मैंने पढ़वाए थे आपको, कौन कौन से, गे-लोसाक लॉ हो गया या एवोगैड्रो लॉ हो गया, इसे हम कहते हैं कि भाई लॉ ऑफ क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं, गैसेस कहते हैं। तो भाई ये थ्योरी मासेस की टर्म में इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इन्होंने ये कहा कि भाई मास जो होता है वो कैन नेदर बी ग्रेटर नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास की मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने कहा कि भाई एटम कैन नेदर बी ग्रेटर नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर एटम को पैदा या खत्म नहीं कर सकते तो इसका मतलब मास, एटम का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इन्होंने वॉल्यूम के बारे में तो कोई बात नहीं की। अगर वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं की तो इसके कारण ये मान लो जो लॉ है, मान लो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, जैसे गे-लोसाक लॉ या एवोगैड्रो लॉ, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब उनके बारे में ये बात नहीं कर पाई, ये थ्योरी मान लो उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये इसका पहली लिमिटेशन थी कि भाई क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा लिखो,
ठीक है, ये अगला पॉइंट है उनका कि भाई व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या एटम ऑफ सेम एलिमेंट भी कह सकते हैं। चलो मैं यही एक्सप्लेन करता हूं, व्हाई द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब बकरे बकरे जो मान लो एलिमेंट है उनके जो एटम है उनकी मान लो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग क्यों होती है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने कह तो दिया कि भाई जो एटम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, बट वो क्यों होगी इसके बारे में ये आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, मान लो ये आंसर मान लो सेम में भी वैलिड होता है। इन्होंने कहा कि भाई सेम एटम के जो मान लो सेम एलिमेंट के जो दो एटम होते हैं उनका मास क्या होता है, सेम होता है, या उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, होती तो है ये तो बोला, बट क्यों होती है इसके बारे में इन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। दूसरी तीसरी लिमिटेशन की बात करें कि भाई व्हाई एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, मान लो तीसरी लिमिटेशन थी कि भाई व्हाई एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। कि भाई एटम कंबाइन तो करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई कंबाइन करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, बट क्यों कंबाइन करते हैं इसके बारे में भी इनका कोई भी जवाब नहीं था। ठीक है, तो ये इनकी जो तीसरी लिमिटेशन हो गई। तो अगर मान लो इनको ये नहीं बताया इन्होंने कि भाई एटम कंबाइन क्यों करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपको तो थोड़ा बहुत पता होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें फोर्सेस होती हैं, अलग अलग टाइप की फोर्सेस होती हैं। तो इसका मतलब इन्होंने तो बताया नहीं कि क्यों कंबाइन करते हैं, इसका मतलब ये क्या कर पाए होंगे, मतलब फोर्सेस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो अगला यही है कि भाई दे दिस लॉ दिस थ्योरी। ठीक है, ये वाली थ्योरी जो है मान लो फोर्सेस बिटवीन एटम्स को भी क्या गए एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कि इस थ्योरी ने क्या किया कि भाई मान लो एटम कंबाइन किए, क्यों कंबाइन किए वो नहीं बताया। अगर क्यों कंबाइन किए एक्चुअल में उनका कारण क्या होता है, फोर्सेस होती है उनके, तो फिर इसके बारे में भी ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उनके बीच कौन कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मान लो लिमिटेशन के पॉइंट थे इसके। डाल्टन एटॉमी क्या हो गया, थ्योरी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मान लो ये पॉइंट तो लिमिटेशन हो गया, उसके बाद इनके जो इन्होंने पॉइंट दिए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने उस पर क्या की, रिसर्च की कि जो इन्होंने बोला है वो सही भी है या गलत है। तो इसके बाद जब साइंटिस्ट ने मान लो इसके बारे में रिसर्च किया तो पाया कि भाई इसके कुछ पॉइंट तो सही थे, बट मान लो कुछ पॉइंट जो हैं वो गलत थे। ठीक है, तो इसीलिए मान लो सही तो है, मान लो इतने अगर 8 पॉइंट दिए उसमें से कुछ अगर सही है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब नई थ्योरी लाए उन्होंने अपना नाम नहीं दिया उस थ्योरी का, क्योंकि उन्होंने क्या किया, डाल्टन साहब के भी कुछ पॉइंट को क्या किया, इन्वॉल्व किया अपनी थ्योरी में। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मतलब अगली थ्योरी को क्या कहा, मॉडर्न डाल्टन एटॉमी क्या कहा, थ्योरी का, जिसमें कुछ पॉइंट उन्होंने क्या किए, नए ऐड किए, या जो गलत थे उनको क्या किया, सही किया। ठीक है, तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से वो पॉइंट थे जिसकी मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, या जिसकी डाल्टन साहब ने मतलब जो डाल्टन थे उन्होंने जो पॉइंट क्या किए थे, गलत किए थे, वो कौन कौन से गलत थे, तो उन्होंने कौन कौन से सही किए। ठीक है, मॉडर्न डाल्टन एटॉमी क्या आ गई, थ्योरी आ गई। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट वर्जन है ना मॉडर्न, मतलब उनका नेक्स्ट वर्जन, जो उनके पॉइंट गलत थे उनको सही करके जो थ्योरी आई उसे उन्होंने क्या कहा, मॉडर्न डाल्टन क्या कहा, थ्योरी कहा। ठीक है, तो लिखो ठीक है, ये उनका पहला पॉइंट था कि भाई क्या द एटम कैन बी डिविजिबल फर्दर, मतलब पहले उन्होंने बोला था कि भाई एटम जो है वो डिविजिबल नहीं किया जा सकता, मतलब इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो मैटर का सबसे छोटा क्या है, पार्टिकल है। बट एक्चुअल में जब मान लो स्टडी किया गया तो क्या पाया गया कि एटम को फर्दर क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो यही पॉइंट है, द एटम कैन बी डिविजिबल फर्दर, मतलब एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। द पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम्स आर लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, मतलब
मतलब क्या कि भाई एटम में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं फंडामेंटल जो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, जिनकी हम क्या करते हैं बात करते हैं, वो आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन। वैसे और भी पार्टिकल एटम में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, बट हम 3 ही पार्टिकल की ज्यादा बात करते हैं, जो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब एटम फर्दर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, उसको फर्दर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट, मान लो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि भाई एटम, मान लो जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं उनका मान लो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक मान लो एग्जांपल दी कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई जो सेम एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या हो, हमेशा सेम ही हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो लिखो उसको। ठीक है, ये मान लो दूसरा पॉइंट था कि मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट, मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई सोडियम के मान लो 2 एटम कंसीडर करें ना, सोडियम के 2 एटम लें, तो इसका मतलब ये उन्होंने कहा था कि भाई इनके सभी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो मान लो जो मॉडर्न थ्योरी आई, उन्होंने बताया कि भाई जरूरी नहीं है कि जे अगर सोडियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं या मान लो किसी और एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उनका मास जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, उनका मास डिफरेंट भी हो सकता है। सर वो कोई क्या होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जिसे हम क्या कहते थे, आइसोटोप्स। इसका मतलब आइसोटोप्स जो होते हैं वो उस थ्योरी को क्या करते हैं, गलत, मतलब उस थ्योरी के सेकंड पॉइंट को क्या करते हैं, गलत करते हैं। सर आइसोटोप क्या होते थे, जिनका मान लो एटॉमिक नंबर सेम होता था, एटॉमिक मास क्या होता था, अलग अलग होता था। एक्चुअल में आइसोटोप क्या होते हैं, मान लो एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं, फिर समझ आता है। जैसे आइसोटोप क्या होते हैं, हाइड्रोजन का लिखे है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप लिखे, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। जैसे हम क्या कहते हैं, मान लो पहले को क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, है ना, ड्यूटेरियम हो गया। तीसरे को क्या कहते हैं, ट्रीटियम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या सर, मान लो देखो अगर इसके एलिमेंट की बात की जाए तो वे कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है सर, सभी में क्या है, हाइड्रोजन ही तो है। अगर इस एलिमेंट सेम है तो ध्यान से देखो कि भाई नीचे क्या लिखा जाता है सर, एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा था कि भाई जब एक ही एलिमेंट के एटम होंगे, जैसे हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, उनका एटॉमिक मास हमेशा क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे क्या पाया गया कि भाई एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है बट उनका मास क्या हो गया सर, डिफरेंट हो गया। तो जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। तो ये एग्जिस्ट करते हैं सर मान लो नेचर में, तो इसका मतलब उनका सेकंड पोस्टुलेट क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां से ये समझ आ रहा है कि भाई सेकंड गलत हुआ होगा तो थर्ड भी गलत हुआ होगा। थर्ड भी तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, आइसोबार पढ़े है ना, आइसोटोप के बाद आपने आइसोबार भी पढ़े होंगे, तो वो आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है। तो जल्दी लिख लो उसको भी। एटम ऑफ क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स may have same properties like mass। ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, आइसोबार कहते थे। ठीक है, तो ये उनका था, क्या था, थर्ड पॉइंट था कि भाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम प्रॉपर्टी, मतलब अलग अलग 2 एटम ले, है ना, 2 एलिमेंट ले, अलग अलग 2 एलिमेंट ले, उनके जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी, मान लो डाल्टन ने कहा था कि भाई सेम, मान लो डिफरेंट होती है, बट इन्होंने क्या कहा कि भाई जो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, 2 डिफरेंट एलिमेंट ले, उनके एटम ले, उनकी प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है सर, मास उनका क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। उन्होंने कहा था कि भाई उनका मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते थे, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, जिसे हम आइसोबार कहते थे। तो सर ये कौन सा होता है, जैसे आर्गन हो गया, जैसे आपका मान लो क्या हो गया, आर्गन और कैल्शियम, है ना, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 20 इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसका 18 हो गया, इसका क्या हो गया, 40 हो गया। तो ध्यान से देखो कि भाई एटम, मान लो ये एलिमेंट तो अलग है, ये कौन है, आर्गन है ना, ये आर्गन का एटम है, ये किसका एटम है, कैल्शियम का क्या है,
कैल्शियम एलिमेंट का एटम है, तो दोनों एलिमेंट तो डिफरेंट डिफरेंट बट दोनों का मास क्या है, सेम है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, आइसोबार, बट डाल्टन कहते थे कि उनका मास हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की क्या करे बात, उनका मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, उन दोनों का मास क्या आ गया, सेम आ गया। तो अगर मास सेम तो वो पॉइंट क्या हो गया आपका, तीसरा भी मान लो गलत हो गया, ठीक है। तो ये उनका तीसरा पॉइंट था, ठीक है, जल्दी जल्दी उतार लो, फिर उसके बाद दो पॉइंट्स की मतलब तीन जो दो तीन पॉइंट रहते हैं उनकी क्या करें, बात करें। ठीक है, तो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद मान लो अगले पॉइंट की बात करते हैं। वो पॉइंट क्या था, सेम ही था जो उन्होंने क्या पिछली मान लो थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, किन्होंने, डाल्टन ने, वही इनका क्या है, चौथा पॉइंट है। तो क्या होता था कि भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मान लो ये इनका क्या था, अगला पॉइंट था मान लो इनका, तो ये तो सेम ही है सर कि भाई जो एटम होता है वही एक्चुअल में सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है कि भाई एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर इन सिंपल integer in ठीक है। ये उनका क्या था, अगला पॉइंट था। तो इसे पढ़ो, क्या क्या लिखा है, एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर इन इंटेग्रल रेशो। मतलब क्या कि भाई एटम जो होते हैं वो हमेशा होल नंबर रेशो, होल नंबर मतलब इंटीजर, इंटीजर भी तो होल नंबर ही होते हैं ना, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो इसका मतलब वो इंटेग्रल फॉर्म में होंगे, इंटीजर की जगह पे या होल नंबर लिख लो, होल नंबर लिख लो, होल नंबर रेशो है ना। एटम जो होंगे मान लो एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर इन होल नंबर रेशो बट दे आर नॉट ऑलवेज बी सिंपल क्या होगी, रेशो होगी। जो पिछले पॉइंट्स थे मान लो डाल्टन थ्योरी के, वो कहते थे कि भाई एटम जब कंबाइन करते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशो में करते हैं, मतलब होल नंबर रेशो में करते हैं, साथ के साथ उनकी रेशो क्या होती है, सिंपल होती है। इन्होंने क्या कहा कि भाई करते तो वो होल नंबर में एक दूसरे के कंबाइन जो करते हैं वो होल नंबर में ही करते हैं, पर जरूरी नहीं कि भाई उनकी जो रेशो हो वो हमेशा क्या हो, सिंपल ही हो। सर क्या बोल रहे हो, एक बार एग्जांपल से समझा दो। चलो समझते हैं। जैसे आपने एक कंपाउंड पढ़ा होगा जिसका नाम है सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है। तो ध्यान से देखो, इनकी रेशो बनाए, मान लो एटम की रेशो बनाए 12, रेशो बाई रेशो क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये सिंपल रेशो है। आपका आंसर होगा सर सिंपल रेशो तो वो होती थी 1:2, 1:3 या 3:2 या 2:3। इसे हम सिंपल कहते थे। इसे हम सिंपल थोड़ा ना कह सकते हैं कि भाई एक के 12 एटम कंबाइन किए, एक के 22 एटम कंबाइन किए, एक के 11 एटम क्या किए, कंबाइन। हाँ सर, होल नंबर में सभी क्या है, मान लो तीनों प्रेजेंट है। तो ये उनका पॉइंट था कि भाई मान लो एटम जब कंबाइन करते हैं वो हो सकता है कि भाई होल नंबर में ही करें, क्योंकि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो फिर वे हमेशा क्या करेंगे, होल नंबर में ही पार्टिसिपेट करेंगे, पॉइंट्स में नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया वो सिंपल होल नंबर में कंबाइन करेंगे, बट ये जरूरी बात नहीं कि भाई वो हमेशा क्या होगी, सिंपल ही होगी। वो क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स रेशो भी हो सकती है। तो ध्यान से देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स रेशो है, ये सिंपल रेशो नहीं है। ये उनका क्या था, पांचवा क्या था, पॉइंट था। ठीक है, तो उसके बाद मान लो सिक्स्थ पॉइंट क्या था उनका। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या था जो इन्होंने मॉडिफाई किया कि भाई एटम इज नो लॉन्गर indestructible। ठीक है, ये उनका क्या था, मान लो अगला क्या था, पॉइंट था इनडिस्ट्रक्टेबल, है ना। मान लो क्या मतलब इसका कि भाई एटम जो होता है उसे फर्दर क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। डिस्ट्रक्ट मतलब उन्होंने बोला था कि भाई एटम कैन नेदर बी ग्रेटर नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने बोला कि भाई एटम जरूरी नहीं है कि भाई उसे डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, उसे फर्दर भी क्या किया जा सकता है, मान लो डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। डिस्ट्रक्ट करना मतलब उसे फर्दर तोड़ा जा सकता है,
तोड़ा जा सकता है, मतलब उसमें उसको किसी और चीज में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि जो एटम का मास है उसे क्या किया जा सकता है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो मैंने आपको मान लो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब पढ़ाया उसमें आपको मैंने आइंस्टाइन मान लो लॉ बताया था। आइंस्टाइन लॉ मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो आपको पता ही है कि भाई मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। तो फिर इसका मतलब यही इसमें मान लो एक्सप्लेन किया उन्होंने कि भाई जरूरी नहीं कि भाई एटम जो होता है उसे इनडिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, उसे फर्दर भी क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उसे किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट। एटम को तोड़कर मान लो एटम को दूसरे एटम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और एटम के मान लो कुछ मास को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सर एग्जांपल से बताओ, अगर एग्जांपल लिखें, नाइट्रोजन को जब हम क्या करते हैं, इस पे अल्फा रेज क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मान लो फास्ट मूविंग अल्फा रेज स्ट्राइक करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में। तो अल्फा रेज स्ट्राइक करने पर मान लो नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में। तो इसका मतलब एटम जो हुआ वो इनडिस्ट्रक्टेबल थोड़ा हुआ, मतलब उसे तो डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, एटम को फर्दर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखो N2 को किसमें चेंज कर दिया, O2 में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसका मतलब एटम को और एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, तो जब ये रिएक्शन होती है इसमें से कुछ एनर्जी भी क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो एनर्जी जब बाहर निकले तो उसमें क्या होता है, वो एनर्जी कहां से आती है, वो आती है आइंस्टाइन इक्वेशन से। E इज इक्वल टू क्या होता था, mc²। इसका मतलब मास जो होता है उस रिएक्शंस में एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियस है ना, एक मान लो एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, इसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में सर क्या होता है कि भाई जरूरी नहीं कि भाई एटम जो है उसका मास जो है वो कंजर्व ही हो, उसका मास क्या हो सकता है, मान लो फर्दर किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी में, या एटम को दूसरे एटम में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसका अगला पॉइंट था कि भाई एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टेबल, कि भाई एटम को जरूरी नहीं कि भाई तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट थे जो मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या थे, पॉइंट थे। इसे हम क्या कहते हैं, जो ये फिनोमिना किया इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन क्या कहते हैं, फिनोमिना कहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई जब एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया जाता है उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन क्या कहते हैं, फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, मान लो अगला पॉइंट था, मान लो अगली थ्योरी थी, उसकी अगली क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो इसके साथ मान लो ये खत्म हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक्चुअल में जो भी मैं थ्योरी आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसका क्या होगा, मान लो एक क्वेश्चन भी होगा ना, मान लो क्वेश्चन जो आपको इसी थ्योरी के बिहाफ पर किसमें आया है, जेईई मेन में, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर में आया है। चलो वो क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन था। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी।
different element atom has ठीक है। ये आपका क्या था, मान लो जेई 2020 का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो किसके बिहाफ पर है, मान लो डाल्टन थ्योरी के बिहाफ पर है। ठीक है, तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपके क्या है जेई वगैरह में पूछे जाते हैं, नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो चलो पढ़ो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कि क्या कहता है। जो थ्योरी पढ़ी है अगर आपने ध्यान से समझा है तो ये क्वेश्चन इजिली आप क्या क्या है कर लोगे, बड़ा इजिली आपका क्या है मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं, अमंग्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द क्या होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब क्या कि भाई जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी है कि कौन सा पॉइंट जो है वो डाल्टन थ्योरी मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। चलो पढ़ते हैं एक एक करके। इन केमिकल क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रिकॉग्निशन ऑफ एटम। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन में एटम रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, रिकॉग्नाइज्ड है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर भी क्या होगा डिस्ट्रॉयड होगा। तो एटम क्या कहते हैं कि भाई एटम को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही क्या किया जा सकता है, मान लो किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है। तो ये सही है ना, पहली स्टेटमेंट तो सही है। यही तो कहते थे जो मान लो आपके डाल्टन साहब थे वो यही कहते थे कि भाई एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो एटम को ना तो मान लो बनाया जा सकता है ना ही क्या किया जा सकता है कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा पढ़ो, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट और लाइक मास। मतलब जो एटम है मतलब सेम एलिमेंट के उनकी प्रॉपर्टी सभी सेम होती है सर, मास भी सेम होता है, साइज भी शेप भी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी। यही बोल रहे हैं कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट लाइक मास एंड डिफरेंट एलिमेंट एटम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक क्या होगा मास होगा। तो सर ये भी क्या है आपका सही पॉइंट है। ठीक है, तो उसके बाद व्हेन गैसेस मान लो कंबाइन विद ईच अदर दे बियर सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम विद ईच अदर एज वेल एज क्या होगा प्रोडक्ट होगा। तो सर ये आपने लिमिटेशन में बताया था कि भाई जो मान लो एक्चुअल में मान लो डाल्टन थ्योरी थी, उन्होंने कौन से लॉ एक्सप्लेन किए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास एक्सप्लेन किए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय वॉल्यूम एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो इसका मतलब सर ये पॉइंट जो है वो डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगला पढ़ लो, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओ सॉरी ये तो लिख लिया है, ये अगला दूसरा पॉइंट था ना, एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल है ना, एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल या इनडिविजिबल कह सकते हो। ठीक है, एटम इज इनडिविजिबल मतलब एटम को क्या है फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये भी पॉइंट किसके अकॉर्डिंग था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही था। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट सही है, मतलब डाल्टन थ्योरी में ही हमने पढ़े हैं। ये वाला पॉइंट डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करते, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो वो एक्सप्लेन करते थे, बट लॉ ऑफ क्या है जो आपका कौन सा मान लो वॉल्यूम, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय वॉल्यूम कहते थे, वो मान लो वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती थी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।